गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल इन टूडेज सेशन। और आज की सेशन में हम बीए पॉलिटिकल साइंस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का पॉलिटिकल साइंस के पेपर हैं, जिसमें पेपर वन पॉलिटिकल थ्योरी है। सो ऑलमोस्ट ये सभी टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और बहुत ही शॉर्ट मैनर में समरी के रूप में किया है, जिससे कि आपको रिवीजन करने में और आंसर लिखने में हेल्पफुल होगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये सारे वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल में। और इसके बाद से अभी जो पेपर टू है बीए सेमेस्टर वन का, जो है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स। तो इसमें से आपकी 4 यूनिट्स दी हुई हैं। सो इसमें अभी तक हमने कुछ ही टॉपिक कवर किया है। आज के सेशन में हम करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इसके ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शंस। तो आज का सेशन रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। यूनिट 4 का एक टॉपिक है, राइट। तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे आगे। जो आगे भी आने वाले वीडियोस हैं वो प्रिएम्बल पे बेस्ड हैं। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन पर भी हम बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे। तो आज डिस्कस करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया कि जो आज का लेक्चर है वो कहाँ से लिया गया है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को करने से पहले एक फ्रेमवर्क में आपको बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आज हम जो कवर करने वाले हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कब क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाई गई और किस पर बेस्ड थी, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या था, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वेरियस प्रोविजंस क्या रहे हैं, कौन कौन सी कमेटीज़ थी, क्या फंक्शंस थे उनके। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्रिटिसिज्म भी हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किन किन पॉइंट्स पर क्रिटिसाइज किया जा सकता है। उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट्स क्रिटिसिज्म के रूप में अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे प्रोविजंस ऐड कर सकते हैं। तो एक सो यस सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था आपका, वो था टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसको ड्राफ्ट करना। मेन टास्क या मेन ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आपका ये था। इसके बाद आप देखेंगे कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी वो किसकी बेसिस पे बनाई गई थी, किसकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इंडिया में 1946 में विजिट किया। और आप देखेंगे कि कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया गया, जबकि इसकी डिमांड बहुत पहले शुरू हो गई थी। तो देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। तो मेन जो रहा है आपका कैबिनेट मिशन 1946, जिसके बेसिस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। इसके बाद एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय ने अपनी आवाज़ उठाई थी, यह आइडिया प्रपोज किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। इसके बाद से आप देखेंगे कि जो ये डिमांड थी, जब 1934 में एक आइडिया रखा गया एम.एन. रॉय के द्वारा, तो ये आपका फैक्चुअल एमसीक्यू के रूप में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि पहली बार किसने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो 1934 में एम.एन. रॉय ने। तो जब आइडिया आ गया तो जो कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम, जो फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कर रही थी इंडिया में, तो 1935 से अपने ऑफिशियल डिमांड में इसको इंक्लूड कर लिया कि हाँ, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे। फाइनली 1935 से चलते चलते ये डिमांड एक्सेप्ट की जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा अगस्त ऑफर ऑफ 1940 में, राइट। तो ये इसका जर्नी रहा है। इसके बाद कि हाँ, अगस्त ऑफर 1940 में डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई थी कि ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा, राइट। फिर जो आपका फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी
कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, वो बनी थी ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। तो कैबिनेट मिशन जब आया 1946 में, तो फाइनली आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविजंस एंड ऑल का एक डिटेल आउटलाइन दी गई। मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो कैबिनेट मिशन ने बोला था 1946 में बनाने के लिए, उसके मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए। इनडायरेक्टली कैसे इलेक्ट किए गए? क्योंकि ये मेंबर आपके प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा आए थे। अगर इसको अभी के एग्जाम्पल से समझना है तो राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है? राज्यसभा का मेंबर का इलेक्शन इनडायरेक्ट वे से होता है ना। राज्यसभा के मेंबर्स कहाँ से चुनकर जाते हैं? जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके मेंबर्स चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, राइट। तो इसी तरीके से जैसे राज्यसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को चुना गया था। तो ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था। तो आप जब आंसर्स लिखोगे तो ये सारे कीवर्ड्स को आपको यूज करना है। कहाँ से इसके मेंबर्स आए थे? प्रोविंशियल असेंबलीज से आए थे। तो एक तरीके से ये हो गया कि पहले जनता ने प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स को चुना और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स ने फिर क्या किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव। So, princely states representatives were to be chosen by princely state। हाँ, उस टाइम पे आपके कई तरीके के प्रोविंसेस थे। एक ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, प्रिंसली प्रोविंसेस थे। तो जो जहाँ पे जो छोटे छोटे वो आपके एक तरीके से जो प्रिंसली किंगडम्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, वहां से जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनको प्रिंसली स्टेट के जो हेड थे उन्होंने भेजा था, नॉमिनेट किया था। जबकि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जहां पर प्रोविंशियल असेंबलीज थी, वहां पर उनके मेंबर्स ने चुना, प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर ने चुना था, राइट। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो कैसे इलेक्ट होकर आए। इनडायरेक्ट तरीके से आए थे और दो जगह से आए थे। एक प्रोविंशियल जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी वहां के असेंबलीज के द्वारा आए, जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहां के हेड ने उन्हें नॉमिनेट किया, राजा रानी जो भी थे उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजा था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गोल क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गोल था ड्राफ्ट करना था एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, to draft a constitution that will allow for the appropriate transfer of sovereign power from British to Indian hands. Main objective was this. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एस्टैब्लिश्ड द असेंबली। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट, अब इसमें कंफ्यूज नहीं करना आप। जब कैबिनेट मिशन 1946 में आया तो उसने कुछ कैबिनेट मिशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी। उनकी रिकमेंडेशंस में एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन यही थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी। तो जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, कैबिनेट मिशन के इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर ली थी और फाइनली ये प्रोविजन उन्होंने डाला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, जब 1947 में ये एक्ट लाया गया। ये इसमें कंफ्यूज मत करना कि मैम आपने तो अभी कहा था 46 के उसके कैबिनेट मिशन के आधार पर बनी थी, अब तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहाँ से आ गया। तो मेरा मेन ये है कि जैसे कैबिनेट मिशन एक तरीके की कमेटी थी, जो कमेटी बनाई गई कि क्या क्या जरूरत है, उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी गई। उन रिकमेंडेशन में एक था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर बनी। इस रिकमेंडेशन को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट किया और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में इसे इंक्लूड किया। गॉट इट? होप सो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस पे। The Constituent Assembly of India was established in accordance with the provision of Cabinet Mission Plan of May 1946। क्लियरली दिया हुआ है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेंबर्स देख लो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 389 मेंबर्स थे। इसमें जो प्रोविंसेस से आए थे वो 292 थे। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे 3। तो ये
एक तरीके का डिवीजन है, देख लो आप, एग्जाम में अगर मेंशन कर सकते हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, राइट। तो ये भी पूछा जाता है आपके एमसीक्यू में कि पहली मीटिंग कब हुई थी। तो नेक्स्ट चलते हैं कि ये है कि डॉक्टर सक्शीनानंद सिन्हा को इन्होंने, ये जो असेंबली के ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनको प्रोविजनल प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। तो ये भी पूछा जाता है कि प्रोविजनल प्रेसिडेंट के रूप में एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का किसे चुना गया था, तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द असेंबलीज परमानेंट चेयरमैन, तो ये आपके टेम्पररी चेयरमैन के रूप में चुने गए थे पहले, जब फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट चेयरमैन चुना गया। The assembly was to be composed of proportional representation from existing provincial legislature and princely states। ऊपर मैंने आपको बताया कि जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे वहाँ उसके थ्रू कहाँ कहाँ से मेंबर्स आए थे, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से आए थे मेंबर्स, और प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पर जो राजा रानी थे उन्होंने डायरेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट किया था। जो असेंबली थी वो डिवाइडेड थी 3 सेक्शंस में, पंजाब एंड द नॉर्थ वेस्ट, बंगाल असम एंड द रेस्ट ऑफ द इंडिया। The constitution was to be drafted for the Indian Union, each section and each of the provinces within them, right? The Muslim League, which had won the majority of the 80 Muslim seats and dominated two smaller sections, choose not to participate। तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो मुस्लिम लीग थी, जो पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहे थे, ये इन्होंने स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो फॉलोइंग द पासिस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में पास हो गया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया था, डिसाइडेड दैट द मेंबर हु वांटेड टू कीप देयर सीट्स इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वुड वेकेट हिज सीट्स इन द असेंबली। हाँ, ये कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में अपनी सीट्स रखना चाहते हैं वो असेंबली से अपनी सीट वैकेंट कर देंगे। ये सीट इसी तरीके का है ताकि डुअल मेंबरशिप को रोका जा सके। फिर आप देखेंगे कि डिक्लेरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन पार्टीशन ऑफ इंडिया कॉज द ग्रेटेस्ट चेंज इन द मेंबरशिप। तो आपने पहले देखा कि 389 मेंबर्स थे, 292 आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से थे, लेकिन जब पार्टीशन होता है, जब आपका इंडिपेंडेंस के टाइम पे डिक्लेरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन हुआ कि एक पाकिस्तान अलग कंट्री बनेगी, एक इंडिया अलग कंट्री बनेगी, इसके बाद से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबरशिप है वो काफ़ी चेंज हो आता है उसमें। तो आप देखेंगे कि इधर उधर शफलिंग होती है, मेंबर्स भी, आप जो मेंबर्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं नंबर्स, राइट। तो इस तरीके के आप देखेंगे कि according to records the assembly's maximum membership near and its tenure was 307। several non-members assisted the assembly in developing the constitutions। outside the assembly prominent public figures were asked to serve the committees form the assembly to focus on the specific features। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं भी थे, नॉन मेंबर्स जो थे, उन्होंने भी हेल्प करी थी कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने पे, उनकी एक्सपर्टीज की हेल्प ली गई थी। कमेटीज वर रिस्पॉन्सिबल टू मच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंस डेवलपमेंट, तो वेरियस कमेटीज बनाई गई थी, राइट। इस देखो आप देखेंगे कि 13 कमेटीज टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 कमेटीज बनाई गई जिनका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, राइट। इसके बाद जो ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी, 7 मेंबर्स ऑफ द कमेटी थे, उसमें 7 मेंबर्स थे, और उसके ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था, बी आर अम्बेडकर। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था पहली बार पब्लिश हुआ 1948 में फर्स्ट रीडिंग के लिए, एंड द पब्लिक हैड 8 मंथ्स टू डिस्कस इट। मतलब एक तरीके से ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया, उसको रख दिया गया पब्लिक के सामने कि अब इसमें अच्छा बुरा डिस्कस करना था, ताकि कुछ चीज, ताकि फाइनल डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जा सके। एक तरीके से पब्लिक ओपिनियन लेना हो गया ये। आप देखेंगे कि फिर स्पेशल कमेटी की गई जिसके बाद से जो ये ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें पब्लिक ओपिनियंस एंड अदर एक्सपर्टीज के जो ओपिनियंस थे उनको इंक्लूड कर लिया गया। जब ड्राफ्ट डिस्कस हो गया लोगों के द्वारा, प्रेस मीडिया के द्वारा, प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के द्वारा भी कई सारे सेशन चले, इसमें डिस्कशन हुआ, तो फाइनल जो ड्राफ्ट था, जो इन सब के डिस्कशन के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी हुए, कुछ डिलीट भी किए गए, कुछ प्रोविजंस कुछ ऐड भी किए गए,
तो जो फाइनली अडॉप्ट किया गया और साइन किया गया प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साइन किया गया था नवंबर 26 1949 में। तो फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट कर लिया गया था? 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949। इसीलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है आपका? 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन फाइनली जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल ड्राफ्ट पे। जबकि आगे आप चलकर देखेंगे कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था, ये कब आता है, लागू कब होता है, फोर्स में कब आता है आपका? 26 जनवरी 1950 में, 26 जैन 1950 में। जबकि एडॉप्ट कब कर लिया गया था? 26 नवंबर 1949। तो ये दो डिफरेंट डेट हैं, एक एडॉप्शन की डेट है, एक फोर्स की डेट है, इस पे कंफ्यूज नहीं करना आप। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जब ऑथेंटिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंस कॉपीज हो गया, फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया, जो चेयरपर्सन था उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही फर्स्ट पार्लियामेंट भी थी, जब तक कि जनरल इलेक्शन नहीं हुए थे। सो मेजॉरिटी ऑफ द असेंबली कंटिन्यू टू फंक्शन एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंटिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो जब तक फर्स्ट जनरल इलेक्शन नहीं हुआ तब तक आप देखेंगे कि ये जो असेंबली थी ये प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में काम करती रही। ओके, तो ये हो गया आपका कुछ बेसिक पॉइंट्स कि कैसे असेंबली बनी, क्या क्या काम किया, कैसे, राइट। अब आप इसमें चाहें तो वेरियस और कमेटीज को भी लिख सकते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ क्रिटिसिजम्स देखते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मेशन था उसको लेकर, उसकी फंक्शनिंग को लेकर। तो पहला पॉइंट है क्रिटिसिज्म का कि इट वाज डीम्ड नॉट टू एज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, लोग कहते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्योंकि जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली नहीं इलेक्ट किए गए थे, इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे। इसके बेसिस पे ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं कहलाई जा सकती। दूसरा पॉइंट क्रिटिसाइज करते हैं कि ये सवरिन बॉडी नहीं थी। क्यों? क्योंकि सवरिन क्यों नहीं थी? क्योंकि इसका जो आइडिया था, प्रपोजल था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था। आपको याद है कैबिनेट मिशन ने रिकमेंडेशन दी थी 1946 में। इसके बाद से ब्रिटिश इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के आधार पर इसको बनाया गया, इसका प्रोविजन लाया गया। तो कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सवरेन बॉडी तो थी ही नहीं, हमारे इंडियंस ने नहीं चूज किया था, उसको नहीं बनाया था। ये क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रपोजल था। तो हम इसे सवरेन बॉडी कैसे माने? सवरेन बॉडी का मतलब ये है कि लेजिटिमेट बॉडी होना जो इंडिया के लिए रूल्स बनाएगी। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सवरेन बॉडी नहीं थी, और सवरेन बॉडी ना होने के कारण यही दिया जाता है कि इट वॉज क्रिएटेड इन द प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक लॉन्ग टाइम। कुछ लोग कहते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन इन कंपैरिजन टू अदर नेशन लाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट, अभी कमेंट में मुझे बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जैक्टली कितना टाइम लगा था बनाने में? 2 इयर्स समथिंग कुछ है, आप मुझे बताइए कमेंट में एग्जैक्ट, मुझे डेट, ईयर्स, मंथ एंड डेज। तो कहते हैं कि कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लिया था। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो 4 महीने में बनकर तैयार हो गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में मोर देन 2 इयर्स लगे थे। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 3 इयर्स के आसपास। एग्जैक्ट नंबर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉ द ह्यूज डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस। तो ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वहाँ पर सब कांग्रेस का डोमिनेंस था, राइट। तो इसकी तरीके से जैसे कि जो एक ग्रैनवेल ऑस्टिन है, ये क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि जो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी, वन पार्टी कौन? कांग्रेस, इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। उन्होंने इसको डिस्क्राइब करते हुए कहा है। तो क्रिटिसाइज करते हैं लोग कि इसने जो माइनॉरिटीज थे, अदर सेक्शंस थे, उनका रिप्रेजेंटेशन तो गायब ही था यहाँ से ना। तो कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी, वही डिसाइड कर रही थी कि क्या बनेगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एलीट टू बी हिंदू डोमिनेटेड बॉडी। तो जैसे वेस्टर्न चर्चिल एंड अदर, ये कहते हैं कि एक मेजर कम्युनिटी थी इंडिया में, तो वेस्टर्न चर्चिल का नाम दे सकते हैं यहाँ पर,
कि ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया जो हिंदू थी उसने ही डोमिनेट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जबकि जो माइनॉरिटीज थे, अदर सेक्शंस थे, उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ देखने को नहीं मिलता है. All the other sections of the society sufficiently represented in the Constituent Assembly were not. It was majorly dominated by lawyers and politicians. दूसरा ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको डोमिनेट किया था लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस ने. अदर एक्सपर्ट्स फॉर एग्जांपल जो सोसाइटी के एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन राइट के एक्सपर्ट हैं, इन सबको तो लाया ही नहीं गया इसमें. तो इस तरीके से ये 5-6 पॉइंट देकर आप इसे क्रिटिकल इवेल्युएशन जरूर देना गाइस. ठीक है. आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये ऊपर जो हमारे क्रिटिसिज्म दिए गए हैं डू नॉट रिफ्लेक्ट द जेन्युइन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड अप ऑफ द पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ द लाइफ इन इंडिया. Given the difficulty of enacting constitution for a country like India, a lengthy procedure was reasonable. कि कंट्री जहाँ पर डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है इंडिया में, वहाँ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, इनैक्ट करना एक लेंदी प्रोसीजर हो सकता है, ये रीजनेबल है. हाँ, रीजनेबल है. और कॉन्स्टिट्यूशंस में सेकुलर क्लॉजेस को अडॉप्ट किया गया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने डोमिनेट किया है. Demonstrate that the constitution did not offer any overt or covert favor to the main religion of the state. ठीक है. तो इस तरीके से आप कंक्लूजन में हमें बैलेंस देना होता है, ना ही हमें क्रिटिसाइज करना है. हमें बताना है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इंडिया जैसी कंट्री के लिए, जहाँ पर डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, सबके इंटरेस्ट को हमें उसमें अडॉप्ट करना था, इनकॉर्पोरेट करना था. तो ऐसी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना एक बड़ा टास्क था, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने बहुत अच्छे से निभाया. राइट. और लेंदी जो टाइम लेने की बात कर रहे हो ये रीजनेबल है, क्योंकि सबके इंटरेस्ट को करना था, डाइवर्सिटी को इंक्लूड करना था उसमें. दूसरा जो डोमिनेंट कम्युनिटी की बात करते हैं तो इसमें हमारे सेकुलर क्लॉज अपनाया गया है. तो सेकुलर क्लॉज अपनाया गया तो हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को इसमें डोमिनेंस दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं इसको. तो होप सो आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में. और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका, हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया, फिर हम करेंगे इसका आपका प्रीएम्बल के बारे में. इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, फिलॉसफी क्या है. तो प्रीएम्बल के मेन फीचर्स ये सारे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करते रहिए. और हाँ, अगर आप चैनल में मेरे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग.